क्या फ्यूचर की जंग फाइटर जेट्स नहीं, एआई पावर ड्रोन्स और लेजर वेपन डिसाइड करने वाले हैं? क्या इंडियन नेवी अपने डिस्ट्रॉयर्स में लेजर वेपन इंटीग्रेट करने की प्रिपरेशन शुरू कर चुका है? और क्या अब एयर टू एयर वॉरफेयर यानी डॉगफाइट का जमाना ही खत्म होने वाला है? और वो क्या है जो कि इंडियन मिलिट्री का फ्यूचर बदलने वाला है? चलिए जानते हैं आज के डिफेंस टॉक सीरीज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयर कॉम्बैट स्ट्रेटेजी की तरफ से है। अभी के हालात में भारत सिर्फ नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने पर ही फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि फ्यूचर वॉर्स के लिए एक पावरफुल अनमेंड कॉम्बैट फ्लीट तैयार करने की प्लानिंग भी किया जा रहा है। खासकर चाइना और पाकिस्तान के साथ पॉसिबल टू फ्रंट वॉर को देखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर बैटलफील्ड में सिर्फ मैन्ड फाइटर जेट से काम नहीं चलने वाली है, बल्कि अब फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ड्रोन्स और यूसीवी का फ्लीट भी किसी भी जंग का डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाले हैं। सबसे खास बात यह कि फ्यूचर इंडियन एयरफोर्स की यूसीवी फ्लीट एक टाइप के ड्रोन पर डिपेंड नहीं रहने वाली है। इसके बदले भारत अभी 3 अलग अलग कैटेगरीज के अनमेंड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप और अपने सर्विस में शामिल करने पर विचार कर रहा है। पहली कैटेगरी में डीआरडीओ के घातक स्टेल्थ यूसीवी आने वाली है, जो कि एनिमी के हेवीली डिफेंडेड एयर स्पेस में घुसकर एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और मिसाइल बेस को प्रिसीजन स्ट्राइक की मदद से डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी होगी एचएएल का कैट्स वॉरियर यानी लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट। ये ड्रोन्स तेजस मार्क 2, रफाल, SU-30 MK और फ्यूचर में MK जैसे एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर ऑपरेट करने वाले हैं और ये एनिमी रडार को जैम कर सकते हैं, रिकॉनेंस कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मिसाइल को भी लॉन्च कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में सस्ते और एक्सपेंडेबल जेट पावर ऑटोनोमस ड्रोन्स मौजूद होने वाले हैं। इनका ऑब्जेक्टिव दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को ओवर पावर करना, सैचुरेट करना, रडार सिस्टम को कंफ्यूज करना और आर्टिलरी पोजीशन, ब्रिजेस और लॉजिस्टिक हब जैसे टैक्टिकल टारगेट पर मास अटैक करना और उनको डिस्ट्रॉय करना होने वाला है। इनमें से अगर कुछ ड्रोन मिशन के दौरान डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं तब भी मिशन फेल नहीं होने वाला है और इससे मिशन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कुल मिलाकर फ्यूचर एयर सुपीरियरिटी सिर्फ फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या से डिसाइड नहीं होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेल्थ यूसीवीज, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज ही फ्यूचर बैटलफील्ड का असली गेम चेंजर होने वाले हैं, जिस वजह से डेडिकेटेड फाइटर स्क्वाड्रन के साथ साथ अभी डेडिकेटेड यूएवी फ्लीट को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्रॉपर प्लानिंग किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की फ्यूचर वॉरशिप्स की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी भारत फौज लिमिटेड के साथ 425 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडियन नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स के लिए 12 इंडिजिनस 1.25 मेगावाट क्लास की मरीन गैस टरबाइन जनरेटर्स खरीदने का फैसला किया गया है। पहली नज़र में सिर्फ एक पावर जनरेटर अपग्रेड लग सकता है, जिनको नॉर्मली शिप की बेसिक इलेक्ट्रिकल नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में ये अपग्रेड फ्यूचर लेजर वेपन्स और नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी मॉडर्न वॉरशिप्स में 2 तरह के पावर सिस्टम मौजूद होते हैं। एक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए होता है जो कि शिप को चलाने के लिए काम आता है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है जो कि रडार्स, सोनार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे शिप के बाकी सारे सिस्टम को पावर देता है। अब फिलहाल जो नए जनरेटर्स को इसमें अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन को पहले से काफ़ी गुना बेहतर करने वाले हैं। सबसे खास बात यह कि हर जनरेटर लगभग 1.25 मेगावाट क्लास की पावर को जनरेट करने में सक्षम होने वाला है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 12 जनरेटर्स को अभी 3 कोलकाता क्लास की डिस्ट्रॉयर में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि कुल मिलाकर इनको लगभग 5 मेगावाट तक की एडिशनल इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैपेबिलिटी देने वाला है। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, जब इंडियन नेवी अपने वॉरशिप पर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन या DW सिस्टम को या हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाली है। तब हमें एडिशनल पावर की जरूरत पड़ने वाली है और तभी एक्स्ट्रा पावर हमारे लिए काम आने वाला है। अब लेजर वेपन को कंटिन्यूअसली ऑपरेट करने के लिए बहुत ही स्टेबल और हाई इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ने वाली है। अब एक प्रॉपर नेवल लेजर वेपन 300 से लेकर 500 किलोवाट तक की पावर को कंज्यूम करने वाला है, जो कि ड्रोन्स, लॉटरिंग मुनिशन और एंटीशिप थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
कुल मिलाकर ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ नए जनरेटर खरीदने के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये इंडियन नेवी के फ्यूचर लेजर वेपन्स, एडवांस रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की फाउंडेशन भी होने वाला है। साथ ही विशाखापट्टनम में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए भारत की डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी भी इसमें और मजबूत बनने वाला है और आगे चल के हमारे जितने भी वॉरशिप्स हैं शायद धीरे धीरे उन सभी में इस तरीके के सिस्टम का ऐड किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस फाइटर रडार टेक्नोलॉजी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई की प्राइवेट डिफेंस कंपनी डाटा पैटर्न इंडिया की तरफ से अपने नए हॉकाई 900 सीरीज की गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA रडार सिस्टम का प्रोटोटाइप शोकेस किया गया है। यह रडार स्पेशली MiG-29 UPG, MiG-29K और LCA तेजस की मार्क 1 और मार्क 1A वेरिएंट के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि इस रडार में लगभग 876 गैलियम नाइट्रेट बेस्ड ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल मौजूद होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 UPG फाइटर जेट अभी भी पुराने रशियन ओरिजिन JUCM रडार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं पाया जाता है। अगर अभी हॉकाई 900 को सक्सेसफुली इसमें इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे कि कंपनी की तरफ से इसको पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये MiG-29 के लिए एक प्लग एंड प्ले सिस्टम होने वाला है। इससे फाइटर एयरक्राफ्ट को बेहतर मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस मिलने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि हॉकाई 900 सीरीज के रडार में गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको रडार टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है, जो कि पुरानी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड टेक्नोलॉजी के मुकाबले ज़्यादा पावर एफिशिएंट, बेहतर थर्मल परफॉर्मेंस और लॉन्ग डिटेक्शन रेंज को प्रोवाइड कर सकता है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये रडार फाइटर साइज टारगेट को 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा के डिस्टेंस पर डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही एक समय पर 20 से ज़्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनको एंगेज कर सकता है। कुल मिलाकर हॉकाई 900 सिर्फ MiG-29 UPG और तेजस के लिए एक नया रडार ही नहीं, बल्कि भारत की इंडिजिनस एयरबोर्न सेंसर कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से कंप्लीटली इंडिजिनस AESA फायर कंट्रोल रडार को डेवलप किया गया और ये उत्तम AESA रडार के बाद भारत का दूसरा फाइटर साइज फायर कंट्रोल रडार होने वाला है। और इसके ऑपरेशनल होने के बाद हमारे पास सभी सेम सेगमेंट के अंदर 2 इंडिजिनस ऑप्शन मौजूद होने वाला है, जो फ्यूचर फाइटर अपग्रेड और एक्सपोर्ट दोनों में मदद करने वाला है। अगला अपडेट फ्यूचर एयर वॉरफेयर और इंडियन एयरफोर्स की चेंजिंग स्ट्रेटेजी की तरफ से है। कुछ रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के टाइम पर सिर्फ एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट या BVR मिसाइल किसी भी वॉर को जीतने के लिए अनफ नहीं होने वाले हैं, और आज के टाइम पर डॉग फाइट ही सब कुछ नहीं होने वाला है। और आजकल के एरियल वॉरफेयर में भी एयर टू एयर कॉम्बैट में किल रेशियो काफी कम होने वाली है। यूक्रेन वॉर, भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स और रिसेंट मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने दिखा दिया है कि मॉडर्न बैटलफील्ड में जिस देश का नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसिशन स्ट्राइक इकोसिस्टम जितना मजबूत होगा, वही असली एडवांटेज हासिल करने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में दोनों देशों के पास मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी किसी एक साइड को कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी हासिल नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा रीजन था पावरफुल लेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्रंट लाइन के अंदर घुसकर ऑपरेट करने से काफ़ी हद तक रोक रखा था। इसी वजह से क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, लॉटरिंग मुनिशन और स्टैंड अप प्रिसिशन वेपन की इंपॉर्टेंस पहले के मुकाबले अभी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। और सेम लॉजिक आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हुई रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में भी देखने को मिलने वाली है। सबसे खास बात यह कि फ्यूचर में फाइटर एयरक्राफ्ट अकेले ऑपरेट नहीं करने वाले हैं, और अगर करेंगे तो उनको आसानी से मार के गिराया जा सकता है। रफाल, तेजस मार्क 2, Su-30 MKI और फ्यूचर एमका जैसे एयरक्राफ्ट को अवेक्स, सैटेलाइट्स, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स और अनमेन ड्रोन के साथ रियल टाइम डाटा शेयर करने की जरूरत पड़ने वाली है। इससे सेंसर से शूटर तक का रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम हो जाएगा और बैटलफील्ड अवेयरनेस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही सीड और डेड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन यानी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना फ्यूचर वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट फेज बनने वाला है। एंटी रेडिएशन मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या जैमिंग, साइबर अटैक्स और डिकॉय ड्रोन्स का कॉम्बिनेशन ही एनिमी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को अर्ली फेज में वीक कर सकता है। कुल मिलाकर फ्यूचर एयर पावर सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या या मिसाइल की रेंज से डिसाइड नहीं होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिक्योर डाटा लिंक्स, प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स और रेजिलिएंट कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क ही फ्यूचर बैटलफील्ड का असली गेम चेंजर साबित होने वाला है।
आपको क्या लगता है, क्या इंडियन एयरफोर्स को अभी इस तरीके की स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।